डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीबॉडी, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां भी हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महलीज और आप मुझको देखते हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। और अगर आप पहली दफा यहाँ आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने शेयर करना है आज का वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो यू नो कि मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जहां पर हम धमाकेदार इंटरव्यू करते हैं। आई वांट टू ब्रिंग डिफरेंट पीपल अप हियर, और पाकिस्तान के ही लोगों को मैं पहले बुलाना चाहती हूँ। देन वी विल गो एंड एक्सप्लोर अदर्स। तो आज जो शख्सियत मेरे साथ है, ऑब्वियसली ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, और इनकी वॉइस जो है वो हर जगह सुनी जाती है, एंड दैट इज नो अदर देन आरिफ अजाकिया जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आरिफ जी, क्या हाल है आपका? जी नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। थैंक यू मालिक जी, आज हम सरकारी कस्टडी में हैं। आरिफ जी, थोड़ी सी खरखर आ रही है आपकी आवाज में से। आपका माइक सही से कनेक्टेड है? आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। आवाज सही है? थोड़ा सा उसमें से डिस्टरबेंस आ रही है। मुझे ही आ रही है नगिंदर, या तुम्हें भी आ रही है? जी, मुझे भी थोड़ा बहुत आ रही डिस्टर्बेंस काफी। दोबारा ज्वाइन करो। आई थिंक मे बी इट विल फिक्स इटसेल्फ, क्योंकि वो खरखर मुझे खरखर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरे पास सब हाँ, आई थिंक थोड़ा सा लैग हो रहा है, उसकी वजह से है मे बी। जी, अब ट्राई करें। जी जी, मैं समझता हूँ मेरी तरफ से तो एवरीथिंग इज क्लियर। और अभी अच्छा, आप अगर स्टार्टिंग से पहले हाँ, स्टार्टिंग से पहले बिल्कुल कर रहे ठीक थे थी। तो हाँ, तो फिर ये इसका बिल्कुल ठीक मतलब थी। रास्ते में कोई खराबी हो गई है। आप अगर दोबारा से स्ट्रीम को ज्वाइन कर लें अगेन, मे बी इट विल फिक्स इटसेल्फ। जब तक आरिफ जी हमको वापस ज्वाइन करते हैं, तब तक आप लोग सारे शेयर करो जल्दी जल्दी से। और गाइस, अगर आरिफ जी से आपसे कोई सवाल पूछने तो आप सुपर चैट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आखिरी में आपके सवाल लिए जाएंगे, और कृपया आप शेयर भी करिए लाइव को। जी हाँ, तो जब तक आरिफ जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ये बता दूं कि हम लोग जो है आज मैं क्वेश्चंस लूंगी आरिफ जी के लिए। दिस इज अ लाइव, मगर आप क्वेश्चंस अपने थ्रू जो सुपर चैट होती है उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस। उनके पास लिमिटेड अमाउंट टाइम है, तो मगर मैं इतनी जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ उनसे इंटरव्यू के, उसमें आई वुड लाइक टू डू दैट। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए गाइस। लेट्स शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग। जब तक वो हमको वापस ज्वाइन करते हैं। आई डोंट नो कि ऑडियो में क्या प्रॉब्लम आ गई। इट वाज फाइन अर्लियर व्हेन वी स्टार्टेड, और एकदम से टेक्निकल डिफिकल्टीज हो जाती हैं। अच्छा, आरिफ जी वापस आ गए हैं, सो जी आवाज आ रही है सर? हाँ, अब बेहतर है। नगिंदर, एक सेकंड, लेट मी कंट्रोल इट। नगिंदर, लेट मी कंट्रोल इट। जी जी ओके जी, सॉरी, टेक्निकल डिफिकल्टीज हो जाती हैं, मगर फिर भी इट्स गुड विद टेक्नोलॉजी कि मैं आपके साथ इस तरह बात कर सकती हूँ। सो पहली चीज जो मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ, हम आपको देख रहे हैं, आपकी स्टोरी मुझे भी थोड़ी बहुत पता है, तो आई वांट टू गो बैक। आप थोड़ा पाकिस्तान का बताइएगा कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नलिज्म। पाकिस्तान में थे जब आप, कहाँ आपकी पैदाइश है, पाकिस्तान कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, थोड़ा सा ब्रीफ में, इफ यू कैन टेल अस इन आवर ऑडियंस। बेसिकली कराची में पैदा हुआ हूँ। पेरेंट्स मेरे भारत गुजरात में पैदा हुए थे। माइग्रेट किया था 1947 में। एक ब्लंडर किया था इन्होंने, पाकिस्तान आने की गलती की थी जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। और मैं जब बचपन मेरा थोड़ा सऊदीया में गुजरा, फादर वहाँ पे काम करते थे तो हम वहाँ पे भी रहे हैं कुछ साल। 20 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ा था। इकोनॉमिक पर्पस थे, अच्छे फ्यूचर के लिए। सऊदीया गए, दुबई गए, फिर यूरोप आ गए। 90 में यूरोप आ गया। आज
यह है कि यूरोप में भी 33 साल हो गए। जर्नलिज्म तो नहीं मैं कहूँगा, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट 1994 में मैं यूनाइटेड नेशंस जाना शुरू किया। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी अपने मुल्लाओं के ज़रिए लोगों पर अत्याचार करती है, ख़ास तौर पे बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इन सब पे जो अत्याचार होता है, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं बेल्जियम में रहता था। तो मैं बेल्जियम में यूरोपियन पार्लियामेंट और जिनीवा यूनाइटेड नेशंस जाता था। 94 से लेके अब तक लगातार जा रहा हूँ। 29 साल हो गए मुझे, और मैं ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ। और अब पिछले 3-4 साल से मैं यूट्यूब पे अपना प्रचार करता हूँ, जो मेरे ख्यालात हैं, जो मेरी स्टडी है, और रेगुलरली मैं स्टडी अपनी लोगों के सामने रखता हूँ। और जो ये है कि देखें मालिक जी, हम लोग कोई जिद्दी लोग नहीं है मुल्लाओं की तरह के, जो हमने कह दिया कुरान में आ गया बस बात खत्म। यही कुरान ने कहा जमीन चपटी है तो जमीन चपटी है, हम नहीं मानते भाई जमीन को ले। हम ऐसे नहीं है, हम लोग हकीकत की दुनिया में रहते हैं। अगर मैं कोई गलत बात करता हूं तो आई ऑलवेज स्टैंड फॉर करेक्शन। आप मुझे करेक्ट करें, मुझे कन्विंस करें तो मैं अपनी करेक्शन कर लूं, लेकिन मैं अपनी स्टडी लोगों के सामने रखता हूं। और ये स्टडी मेरी, अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं समझता हूं इस दुनिया में इस वक्त इंसानियत के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो मुसलमान है, क्योंकि वो इंसानियत से काफी दूर चले गए हैं। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो 2 किस्म के मुसलमान हैं। एक है सऊदी अरब वगैरह के जो मुसलमान हैं, अरब कंट्रीज़ के, वो सुधारे की तरफ हैं, वो रियलिटी की तरफ आ रहे हैं, वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इस्लाम आया ही इन अरबों के ऊपर था, और उन्हीं का मुल्क है, कुरान भी अरबिक में है, उन्हीं की ज़बान है, उन्हीं की कल्चर है, उन्हीं का सब कुछ है। वो तो सुधरने पे तैयार हो गए हैं, वो तो रियलिटी की तरफ आ रहे हैं। आज आप दुबई चले जाएं तो आपको यूरोप और दुबई में कोई खास फर्क नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान नहीं रहे, वहाँ मस्जिदें भी हैं, वहाँ नमाजें भी होती हैं, लेकिन हर चीज़ तरीके से होती है। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते आप, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, ये सब चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। एक है मुसलमान साउथ एशिया के, जो दुनिया का सबसे बिगड़ा हुआ ग्रुप ऑफ पीपल है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन इलाकों में रहते हैं ना, वो बिगड़े हुए लोग हैं। वो सुधरने को तैयार नहीं हो रहे। उनकी अपनी टेढ़ी ईंट रखी हुई है, जो उसी पे इमारत बनाने की कोशिश करते हैं। इस काबिल भी नहीं है कि ये अपने लोगों को आटा खिला सके। ये इस काबिल भी नहीं है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें। ये किसी काबिल नहीं है, ये एक सुई बनाने के काबिल नहीं है। लेकिन काफिरों को और यहूदियों को गालियां देंगे उन्हीं काफिरों और यहूदियों के बनाए हुए मोबाइल और कंप्यूटर पे। अगर यहूदियों ने कुछ भी नहीं ईजाद किया होता है, इलेक्ट्रिसिटी, सारी सहूलतें जो हैं, गाड़ियां, ये तो सारी सहूलतें यहूदियों की ही है ना। जिस माइक पे बैठ के ये मौलाना जो इतना चीख रहे होते हैं, जिस स्पीकर को इतना वो कर रहे होते हैं, ये ईजाद किसने किया है? आपके तो गुंबद होते थे, आप तो वहां से जाके चीख चीख के दे रहे होते थे, आपने तो वो ईजाद किया था। सो मेरी हमेशा से प्रॉब्लम यही रहती है कि अगर यहूदियों की ईजाद इतनी बुरी है, तो पहली बात उनकी ईजाद आप यूज नहीं करें, और दूसरी बात उनके मुल्कों में जाके मत रहें। सो मैं ये आपसे क्वेश्चन करूंगी, क्या लगता है आपको ये क्यों? और इंडिया भी नहीं, मैं कहती हूँ पाकिस्तान के मुसलमान जो खास तौर से हैं, उन्होंने ठेका ले रखा है इस्लाम का, ऐसा लगता है। और अभी यानी ये मुल्क भी सबसे अभी अभी बना है, मगर इन्होंने सबसे बड़ा झंडा लेके घूम रहे होते हैं इस्लाम का, कि सबको इस्लाम इनसे सीखना चाहिए। देखें मसला ये है कि आप भी वहां पे, आपका भी शायद बचपन गुजरा है, आपको भी उस सोसाइटी का पता है। वहां पे हर आदमी, 90% आदमी जुम्मे की नमाज मस्जिद में पढ़ता है। और वो जब मस्जिद में जाता है तो एक खुतबा होता है, वो खुतबा तो अरबिक में होता है, तो इनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। लेकिन खुतबे से पहले आधा पौना घंटा मौलवी है ना, वो लोकल जबान में कर रहा है, तो पंजाबी में तो उर्दू में एक भाषण देता है, एक लेक्चर देता है। वो नफरत से भरा हुआ होता है, उसमें काफिरों से नफरत, ये वो। और हम पाकिस्तानी उन मौलवियों को फॉलो करते हैं। देखें, एक मौलवी है, मौलवी अब्दुल अजीज, वो इस्लामाबाद की लाल मस्जिद का इमाम है, जिसने मुशर्रफ के ज़माने में एक इंसर्जेंसी भी की थी।
और स्टेट विद इन स्टेट बनाने की कोशिश की थी। फिर 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर होता है तो उसने भी ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान में शरीयत लाऊंगा। बाद में उसको ठीक किया गया थोड़ा बहुत। अभी इसने क्या किया 3-4 हफ्ते पहले कि इसने अपनी मस्जिद के बाहर सोफा निकाल के सड़क पे सोफा रखा और माचिस की तीली से उसको आग लगा दी कि प्रॉफिट मोहम्मद तो सोफे पे बैठते नहीं थे तो हम ये गलत काम क्यों करें, तो हम भी सोफे पे ना बैठे, जमीन पे बैठे। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सोफा जलाने के बाद वो ऊंट पे बैठ के नहीं गए, वो अपनी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में जाके बैठ गए। तो भाई साहब प्रॉफिट मोहम्मद तो लैंड क्रूजर में नहीं बैठते थे, वो तो ऊंट पे जाके जाते थे। तो आम पाकिस्तानी जाहिल अवाम को बेवकूफ बनाता है मुल्ला, और ये मुल्ला बेवकूफ बन जाते हैं। एक हमारा मौलवी है तारिक जमील, वो कोविड के जमाने में लोगों को दुआएं पढ़ता था और फूंक मार के पानी देता था कि इससे कोविड ठीक हो जाएगा। ऐसा करना हुआ कि इसको खुद को कोविड हो गया तो अस्पताल में जाके, तो भाई तुमने क्यों पानी दुआओं वाला नहीं पिया? अभी इसको हार्ट की तकलीफ हुई, कनाडा में था, कनाडा में हॉस्पिटल में जाके लेट गया। तो इस किस्म के मौलवी हैं जो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, जो बंगलों में घूमते हैं और जो लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, और फिर जब बयान देने का टाइम आएगा तो आम आदमी को कहेंगे कि देखें ये गुर्बत है ना, ये अल्लाह की दी हुई चीज है, इस पे सब्र करें और सादा जिंदगी पे अमल करें। खुद उन्होंने जिंदगी में उठ के एक गिलास पानी का नहीं पिया होता। 4 आदमी हर वक्त आंख बांधे सामने खड़े होते हैं, कोई पांव दबा रहा होता है, कोई कंधे दबा रहा होता है। तो ये खराबी की जो जड़ है ना, वो मौलवी है। अगर आप इस्लाम को खराब किया है ना किसी ने, देखें हर मजहब है ना, उसमें कुछ ना कुछ चीजें पुराने जमाने की होती हैं। ठीक है, आप क्रिश्चियनिटी को ले लें, आज से 200 साल पहले यूरोप में जो ब्लास्फेमी के नाम पे कत्ले आम होता था, उसकी मिसाल शायद मुसलमानों की भी नहीं है, इतना कत्लेआम होता था। चर्च वाले जिसको मर्जी आए लटका देते थे। लेकिन आज वो क्रिश्चियन वही हैं, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म्स लाए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को सिर्फ सर्विसेज के हद तक रख दिया कि आप गॉड की इबादत करें, दैट्स इट। इसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में इसको यूज नहीं कर सकते। यही चीज इस्लाम को करनी जरूरी है। इस्लाम का मसला ये है कि वो आपकी जिंदगी के एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब किताब मौलवी कहता है रखो और हमें दो हिसाब किताब। तो ये खराबी है। इस्लाम को रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप 1.5-2 बिलियन लोग मुसलमान हैं, आप उनको काफिर तो नहीं बना सकते, आप इनको इस्लाम से तो नहीं हटा सकते। आपको इस्लाम में ऐसे रिफॉर्म्स लानी है जैसे सऊदी अरब, दुबई वगैरह में आ रही है। सऊदी अरब बीइंग कैपिटल ऑफ इस्लाम, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मक्का मदीना उधर है, इसके बावजूद वो तेजी से तब्दीलियां ला रहा है। आज से 5 साल पहले वहां पे औरतें गाड़ी नहीं चला सकती थी, आज वहां की एक औरत स्पेस में जा रही है। आज वहां पे बुर्का पाबंदी नहीं है। आज महरम, आपको पता है महरम कितना बड़ा इशू होता है। सऊदी अरब ने महरम की पाबंदी हटा दी, औरतें गाड़ी चला सकती हैं। वहां पे लाउड स्पीकर की पाबंदी खत्म कर लगा दी और तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा तबलीग की जरूरत नहीं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अजान की लाउड स्पीकर पे आपको क्या जरूरत है? क्या आप मुसलमान हो, आपको नहीं पता 5 वक्त की नमाज जरूरी है? तो हम क्यों आपको बुलाएं, आप खुद आए नमाज पढ़ने। तो इस तरह की चीजें, मस्जिद के अंदर इफ्तारी बंद कर दी। हर साल मेरी अम्मी है ना, वो मक्का से नमाज डायरेक्ट तरावी की लाइव टेलीकास्ट होती थी और मेरी अम्मी की तरह पूरा पाकिस्तान बैठ के देखता था। इस साल मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कोई नमाज वगैरह टेलीविजन पर नहीं आएगी। तो इस तरह की तब्दीलियां मक्का में जब सऊदी अरब में आ रही है तो पाकिस्तान को क्या मसला है भाई? तुम लोग तो वैसे ही कन्वर्टेड हो, तुम लोगों को तो अपनी ओरिजिन पे शर्मिंदगी है। ये क्यों भूलते हो कि हमारे पुरखों के लोग हिंदू थे। मालिक जी, मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था, तो मैं जब इंडिया जा रहा था तो मैंने वादा किया था कि मैं सोमनाथ मंदिर जाऊंगा, मैं अयोध्या मंदिर जाऊंगा, मैं मथुरा मंदिर जाऊंगा। तो मुझे एक पाकिस्तानी दोस्त ने मैसेज किया कि किसी मस्जिद में भी जाओगे? इंडिया में बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मुझे कोई एक ऐसी मस्जिद बता दो जो जायज़ हो, क्योंकि किसी मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर अगर आपने मस्जिद बना ली है तो वो मेरी नज़र में नाजायज़ है। कोई जायज़ मस्जिद बता दो तो मैं जाऊंगा। अच्छा, मैं अपने पुरखों के गांव गया,
मुझे वहाँ पे बड़ा मान सम्मान दिया गया। मुझे पता चला छोटा सा गांव है, 200-250 लोग रहते हैं, उसमें 3 छोटे-छोटे मंदिर हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा इन मंदिरों में, और वहाँ पे मुसलमान भी थे जो मेरे इस्तकबाल के लिए आए थे। तो मैंने कहा कि देखें, मेरे दादा परदादा मुसलमान हो गए थे, तो इधर ही रहते थे इसी गांव में, तो वो तो इस मंदिर में नहीं जाते होंगे, लेकिन हम्म उससे पीछे तो हमारे जो लोग थे, जो हिंदू थे, वो तो जाते होंगे। तो मैं इसलिए आज इन मंदिरों में जाना चाहता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले कि हाँ, हमारी नस्लों में ऐसा आया जो हमारे मंदिरों में गया। और फिर मुझे पता चला वहां एक मस्जिद भी है, तो मैं उस मस्जिद में भी गया, 2 रकात नमाज भी पढ़ी, ये सोच के कि मेरे दादा और मेरे फादर ने यहाँ पे नमाज पढ़ी होगी। तो मैं रिलीजन को एक्सट्रीम की उस पर नहीं ले जाता, मैं सोशल उस पर ज्यादा चलता हूँ, कल्चरल वैल्यूज मेरे लिए ज्यादा मानी रखती हैं। मैं सोमनाथ इसलिए गया कि वो हमारे गांव से 40-50 किलोमीटर दूर है, और हमारे पुरखों के लोग उधर जाते होंगे, और जब महमूद गजनवी ने वहां पे हमला किया था सोमनाथ पे, तो मेरे पुरखों के लोगों का भी कत्लेआम हुआ होगा, मेरे पुरखों के खेत खलियान भी जलाए होंगे, हमारे पुरखों की औरतों को भी गुलाम बना के ले गए होंगे, गजनी बगदाद के बाजारों में बेचा होगा। तो मैं सोमनाथ जी के मंदिर में ये माफी मांगने गया था कि ये मुसलमानों ने आपके इधर जो किया है हमारे पुरखों के साथ, मैं उसके लिए आपके सामने आया हूँ। तो ये मेरी सोच है, रिलीजन को आपको बहुत ही लाइटली लेना चाहिए। आज की जिंदगी में साइंस ने काफी चीजें खोल के रख दी है। ये जो आप आइडेंटिटी रूट्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये मुझे भी वो होता है कि आई वांट टू फाइंड आउट, क्योंकि मेरी जो नाना थे वो ही वाज पारसी, दे बोथ केम फ्रॉम इंडिया। तो जैसे मैं पाकिस्तान गई थी 14 इयर्स बाद, वो कनाडा आने के बाद ना, तो मैं जहाँ पे मेरी नानी रहती थी वो जगहें जाके देखी, जस्ट बिकॉज मुझे वो मेमोरीज मेरी जो थी, आई वांटेड टू सी इट फॉर द लास्ट टाइम। क्या पता दोबारा जा सकेंगे नहीं जा सके, मैं तो नहीं जा सकती पाकिस्तान। नाउ आई वांट टू गो टू इंडिया एज वेल, वहां जाके भी मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आई वेंट देयर, मगर आई वाज ओनली लाइक 6 इयर्स ओल्ड जब हम गए थे। और मुझे अभी भी याद है कि हमारे जो पारसी फैमिली थी उनके साथ वहां पे हमने टाइम गुजारा। वी वेंट टू अ मंदिर, वो थोड़ी थोड़ी जो मेरी मेमोरीज हैं, वी स्टेड इन बॉम्बे। तो आई डू वांट टू गो बैक एंड सी। और मुझे वैसे ही हिस्ट्री में आई एम वेरी इंटरेस्टेड, पता होना चाहिए ना लोगों को कि भाई आपकी रूट्स कहाँ से आ रही हैं। मगर हमारे पाकिस्तानियों को जो है वो ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया है, कभी वो टर्किश बन जाते हैं, कभी वो अरबिक बन जाते हैं। हालांकि अरब्स इनको इतना नीचा समझते हैं, इतना गंदा समझते हैं, मगर ये फिर भी वो हरकतें कर रहे थे। एंड आई थिंक, वैसे तो अब मैं नहीं कहूंगी कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, वट एवर माई बिलीव इज कि बहुत सारी रिलीजन आई और खत्म हो गई, राइट। अब हम ज़ोरास्ट्रियंस को ही ले लें तो दे आर ऑन अ डिक्लाइन, बिकॉज यू नो, बिकॉज एवरी रिलीजन इज गोइंग टू डाई एट सम पॉइंट और द अदर। बट मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आर दे लाइक इन आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पर ही पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। वही लोग अपने आप को जो है वो एडवांस कर रहे हैं, यानी उसका जो MBS का जो 2030 का विजन है, यू नो, इट्स माइंड ब्लोइंग अगर आप उसको देखें, राइट। तो ये आप लोग कहाँ रहोगे, लाइक हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव इन टूडेज वर्ल्ड अगर आप वही 1400 साल पहले लेके बैठे हो। और फिर दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि चले वहां हर जगह तो मुसलमानों को, ये खुद मुसलमान ही मुसलमान, अभी पहले अहमदियों के पीछे पड़े रहते थे, अब तो शियाओं का जीना हराम कर दिया है। नॉन मुस्लिम्स को तो आप छोड़े ही ना, जो माइनॉरिटी है, ये उनका भी जीना हराम कर दिया। तो वेयर इज इट गोइंग टू एंड? देखें, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि आपका बैकग्राउंड पारसियों का है, तो आपके तो फीचर्स भी पारसी जैसे हैं, आपको तो देख के पता लगता है कि आपके DNA पारसी है। और पारसी कम्युनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कम्युनिटी, जो बहुत पीसफुल लोग हैं। और मैंने अभी पारसियों पे भी एक पूरी स्टडी करके प्रोग्राम किया था। ये गुजरात आए थे माइग्रेट करके, जब ईरान में मुसलमानों ने इनका कत्लेआम शुरू किया था, और गुजरात में इनको रहने की जगह दी गई थी। इन्होंने लोकल ज़बान गुजराती को अपनाया, इन्होंने लोकल कल्चर को अपनाया, रिलीजन अपना रखा, और बड़ी पीसफुल और कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी है। पाकिस्तान में भी हमारा जो शहर कराची है, उसको हिंदू सिंधियों और पारसियों ने बनाया था। मैं जमशेद टाउन का मेयर रहा हूँ, तो जमशेद टाउन जमशेद जी के नाम पे था, जो कि एक पारसी थे जो कराची के मेयर रहे थे अंग्रेजों के ज़माने में। तो पारसियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब आपने कहा मुसलमानों का ये सब कैसे कहाँ एंड होगा, तो देखें,
मसला ये है कि आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि हर चीज का एक वक्त होता है, तब्दील होता है, और तब्दीली आनी ही चाहिए। जब सऊदी अरब जैसे एक एक्सट्रीमिस्ट, सबसे एक्सट्रीमिस्ट मुल्क हुआ करता था सऊदी अरब, जिसको देख के बाकी सारे मुसलमान अमल करते थे। मतलब मुझे याद है कि हम छोटे थे तो हमने वहाँ पे सख्तियाँ देखी हैं इस्लाम की। हम एक बार बाजार में जा रहे थे तो मेरी अम्मी को सर पे किसी ने पीछे से डंडा मारा, देखा तो मौलवी खड़ा था अरब। उसने कहा तुम्हारा बुर्का का वो उसमें से बाल नजर आ रहे हैं, पूरा लो। इस हद तक सख्त था। आज वो डेवलप हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। और देखें मुसलमानों का भी जो ये जो साउथ एशिया का कह लेना, पाकिस्तान, इंडिया, तो इंडिया के मुसलमान कंपेयरिंग टू पाकिस्तान तो बेहतर है, लेकिन स्टिल उनमें बहुत ज्यादा मसले हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल शाम को यूट्यूब पे बैठ के वो पाकिस्तानी मौलवियों के भाषण देख रहे होते हैं। तो बिगाड़ पाकिस्तान से ही वहां पे भी आ रहा है। इंडिया में कम्युनल लीडर्स जो हैं ना, वो मुसलमानों को बैकवर्ड रखने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने बच्चे इनके ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, अमेरिका में जाके पढ़ेंगे, लेकिन आम मुसलमान को मदरसे में भेजेंगे। वहां की एक लिखारी हैं राना अयूब, वो बीच में बुरके का मसला आया तो वो केरला में स्विमिंग पूल में लेटी हुई हैं और ट्वीट कर रही हैं कि एंजॉयिंग माय टाइम इन स्विमिंग पूल। फिर आधे घंटे बाद ट्वीट कर रही हैं उसी स्विमिंग पूल से, आई स्टैंड विथ हिजाब। यार, हाउ कैन यू स्टैंड विथ समथिंग विच यू डोंट प्रैक्टिस इन योर लाइफ? तो ये वहां का डबल स्टैंडर्ड है। आज जो सोशल मीडिया ने जो तबाही मचाई है ना दुनिया में, उससे लोगों की आंखें खुल रही हैं। और मैं समझता हूं अभी तो सोशल मीडिया को ज्यादा एक्टिव हुए 8-10 साल हुए, और अब हर आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहा है, वहां से इंडिपेंडेंट ज्ञान, नॉलेज मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि 15-20 साल में जिस तेजी से अब लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं और असलियत की तरफ आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका भी हल निकल आएगा। ठीक है ना? इसका हल ये नहीं है कि अमेरिका भाई साहब हवाई जहाज लेके आए, बमबारियां करना शुरू कर दे, ये गलत है। इस तरह आप एक पूरे पूरे मुल्क, अफगानिस्तान तालिबान नहीं था, 79 में जो रशिया अमेरिका ने जो इसका हशर किया, उससे पहले काबुल यूनिवर्सिटी में स्कर्ट ब्लाउज में लड़कियां जाती थी, को एजुकेशन थी, सब कुछ था। इसको तबाह करने में इनका हाथ है, तो ये अच्छा नहीं है। इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, ये सब इतने खतरनाक नहीं थे जितने इन जंगों के बाद बने हैं, क्योंकि हम वेस्ट में एक प्रैक्टिस है कि हम अपना ह्यूमन राइट्स और अपना डेमोक्रेसी लेके जाते हैं पूरी दुनिया में, विच इज रॉन्ग। इस्लाम को आप कन्विंस करके लोगों को वो कर सकते हैं, एजुकेशन को फॉरवर्ड करें। और मैं देखें बड़ा एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूँ इस मामले में, कि इस्लाम को खराब करने का सबसे बड़ा ठेका है ना पाकिस्तान ने लिया है। तो मैं तो अपने प्रोग्रामों में, अपने प्रचार में एक ही चीज को प्रचार करता हूँ कि पाकिस्तान को अब टूट जाना चाहिए, वहां पे सिंधु देश बने, आजाद बलोचिस्तान बने। ये लोग लूट मार करके पाकिस्तान की आर्मी पूरी दुनिया में जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करती है, ये बुनियादी फर्क है। आपको पेरिस में 4 फ्रेंच लोगों की गर्दन काटी, पता चला पाकिस्तानी लड़का। आपको अमेरिका में बतूल हैदर नामी एक लड़की, पुलिस गाड़ी में ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट हो रहा है तो पुलिस कार में पेट्रोल बम फेंकते हुए पकड़ी गई। कौन है बतूल हैदर? पाकिस्तानी स्टूडेंट। आपको इंग्लैंड में किसी को कत्ल छुरिया मार के आप देखेंगे, पता चला पाकिस्तानी है। तो ये पाकिस्तान नहीं होगा तो चीजें विल गेट बेटर, और इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमान भी सुधारे की तरफ आएंगे। अभी खराबी यहां से निकल रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये पाकिस्तान का तो मसला है ही, और पाकिस्तान में तो गंदगी ही है इन्होंने। मगर जहाँ, जैसे कि मैं यूके की हालत में देख रही हूँ, कि फॉर एग्जांपल मैं कनाडा में रहती हूँ, 2 पार्टीज है, लिबरल और कंजर्वेटिव। अब मुझे नहीं दिखता कि पाकिस्तान में कोई कंजर्वेटिव और लिबरल के हेडक्वार्टर्स खुले हुए हैं या वहाँ रैलीज निकल रही हैं यहाँ के ट्रूडो के लिए या कंजर्वेटिव्स के लिए, मगर ये गंद जो है, जो हम अपना वहां से उठाकर यहाँ भी ले आए हैं, और यहाँ पर भी आपको पीटीआई के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, एमक्यूएम के हेडक्वार्टर्स हैं और उनके भी मेंबर्स हैं और सब कुछ वो चल रहा है। तो ये गन जो हम यहाँ भी ले आए हैं, और मैं देख रही थी कि वहां पे खड़े होकर
रोजाना चीखना इस तरीके से, एंड देन यू लाइक व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? मुझे समझ में ही नहीं आता कि व्हाई डज द गवर्नमेंट अप देयर ऑफिशियल्स दे टॉलरेट दिस बिहेवियर? क्या आप अपनी वो भी जो भी फॉरेन चीजें हैं वो वहीं पे रखो ना, यहाँ लाने की क्या जरूरत है? देखें, सबसे ज्यादा अगर वेस्ट में खराबियां हैं ना इस्लाम के नाम की, तो वो यूके और कनाडा है। ये दो जगह हैं। आपके कनाडा में बाकायदा रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी जनरल्स की कॉलोनियां बनी हुई हैं, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन के लिए बड़ा आसान है। आपके पास लूट मार का पैसा है, आप फौरन वहाँ पे इमिग्रेशन ले सकते हैं। तो कनाडा में तो हाल बहुत ख़राब है, और वहाँ पे इस्लामिक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भी होती है, क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिसी बहुत ख़राब है। इसी तरह यूके में तो बहुत पुराने मुसलमान हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और एक्सट्रीमिज़म बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है कि मैं आज से 11 साल पहले यूके मूव हुआ था बेल्जियम से। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं जिनीवा से तालिबान के खिलाफ खूब स्पीचेस वगैरह करके आया, तो मेरे पास पूरी फाइल पड़ी थी डॉक्यूमेंटेशन की कि एक्सट्रीमिज्म क्या है, किस तरह होता है, पाकिस्तान इसमें कैसे इन्वॉल्व है। तो मैं अपने लोकल एमपी से मिलने गया और मैंने उससे कहा कि वो कंजर्वेटिव पार्टी का था। मैंने उसको कहा कि देखें, आप पार्लियामेंट में मेरी तरफ से ये आवाज़ उठाए कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इज़ नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी, ये वो। तो पूरी बात सुनने के बाद मुझे कहता है कि आपको पता है कि मेरा कितना वोटर मुसलमान है, मैं कैसे जाऊंगा? तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ना। उसने मना कर दिया साहब, उसने कहा नहीं, मैं नहीं उठा सकता। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कनाडा में भी चलती है, यूके में भी चलती है। यूके में यहाँ पे अभी मैं निकल जाऊं ना इफ्तारी से 1 घंटे पहले पाकिस्तानी एरिया में, तो रोड ब्लॉक करके रोड पे दस्तरखान बिछा के 200 आदमी इफ्तारी कर रहे होते हैं। इस हद तक चीजें कर दी हैं। लेकिन आप खुद तो अपने लिए सारी सहूलतें अवेल करते हैं, लेकिन जब क्रिश्चियनों का त्यौहार आएगा, हिंदुओं का त्यौहार आएगा, तो आप उस पर पथराव करोगे, आप कहोगे नहीं आप तो काफिर हो। बुनियादी खराबी मालिक जी कहाँ पैदा होती है कि जब मेरा बच्चा 3 से 4 साल का होता है, मैं उसको सीधा लेके जाके मदरसे में बिठा देता हूँ। मदरसा क्या सिखाता है भाई? मदरसा ये सिखाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम हाँ। अफजल हो, तुम्हें अल्लाह ने नसीबदार हो कि तुम्हें मुसलमान बनाया, क्योंकि सिर्फ तुम जन्नत में जाओगे। अब वो 3-4 साल के बच्चे के जहन में उधर ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, और वो फिर सिखाता है कि काफिर जो है ना, चाहे वो क्रिश्चियन है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, वो तुम्हारे बराबर का नहीं है, और वो इस दुनिया में तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा हुआ है। तो ये सब चीजें जब आप बचपन से एक बच्चे को मदरसे में सिखाएंगे, इसके बाद वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बड़ा होकर जो बुनियाद पड़ गई है ना नफरत की, वो पड़ गई है। उसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था। भारत में जो टेररिस्ट मारा गया बुरहानुद्दीन वानी इंजीनियर था। एमन अल जवाहिरी डॉक्टर है। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट लाइन इसलिए आई कि शुरू से इनके जहनों में डाल दिया था सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो खराबी यहाँ है, आपको मदरसे बंद करने होंगे, क्योंकि यहाँ से खराबी देखें, सपोज मैं मुसलमान हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मैं उनको इस्लाम सिखा सकता हूँ ना, क्योंकि इतना इस्लाम तो मुझे भी आता है। तो मैं उनको खुद सिखाऊं, स्कूल में भेज रहा हूँ एजुकेशन के लिए, वहां पे मैं उनको क्यों इस्लाम का नफरत वाला पार्ट। जब मैं बेल्जियम मूव हुआ तो लंदन मूव हुआ, तो यहाँ पे स्कूल वालों ने मुझे बुलाया। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है रिलीजन का, तो इस्लाम सिखाने के लिए हमारे पास मौलवी है, और क्रिश्चियन का भी एक पादरी है जो सिखाने आता है। तो आपको किस में आपको इस्लाम के सब्जेक्ट में आपके बच्चों को डालें? तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं यहाँ पे इनको रिलीजन सिखाने नहीं भेजता, आप इनको एजुकेशन सिखाएं, रिलीजन का सब्जेक्ट में नहीं डालें। तो बोला हमारा एक मॉरलिटी का सब्जेक्ट है, वो हम सोशल सिस्टम और ये सब सिखाते हैं, वो उसमें डाल दे। मैंने कहा उसमें डाल दो, लेकिन आप कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियनिटी, कोई चीज मेरे बच्चों को नहीं सिखाओगे। उनको क्या मजहब सिखाना है क्या नहीं है मेरा मसला, आपका मसला नहीं है। तो ये खराबी है ना कि आपको मजहब अपने घर तक महदूद करना होगा। मगर ये ये नहीं जो खालिद सॉरी जी से दोस्ती हो गई, मैं कॉफी पीने उनके साथ जा रहा हूँ, वहां पे कॉफी की टेबल पे इनको इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ कि आप मुसलमान हो जाएं, आप ये करें, ये नहीं भाई, ये चीज है। ये मैं जो देख रही हूँ कि आप जो मदरसों की बात करते हैं ना, तो चले पाकिस्तान का तो समझ में आ रहा है कि वहां पर एक तबका है जिनको बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, और उनको अगर आप डाल दें तो वहां पर तो एक मौलवी बिठा देते हैं जो चौथी ग्रेड भी उसने पास नहीं की होती, और वो बता रहा होता है कि भाई जो है
जो है सूरज जो है वो चक्कर लगा रहा है, या जो भी ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन देयर पुटिंग आउट टू पीपल। मगर फिर हमारी जो चंद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जमात इस्लामी आप उठा लें, मुस्लिम ब्रदरहुड उठा लें, इनके तो मेंबर्स बड़े बड़े लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, like you know doctors, and they're like on top class, मगर they also have this one agenda। ये जो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं ना कि जो दूसरे नॉन मुस्लिम मुल्कों में जाना है, वहां पे इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करना है, और फिर इनकी जड़ों से घुस के एजुकेशन सिस्टम हो, आपका हेल्थ सिस्टम हो, आपकी पुलिस हो, आपकी जो भी हो, उसमें घुस के इन्फिल्ट्रेट करना है, और नीचे से जैसे कहते हैं ना दीमक की तरह खाना है अंदर से, और फिर अपने हिसाब से लॉज चेंज कर देते हैं। अब कितने लोग सऊदीया में जाकर, कनाडा के जाके वहां पे अपने हिसाब से लॉ चेंज कर सकते हैं? नो वन कैन डू इट। मगर अगर आप ये देखें तो ये एक आपको पैटर्न दिखेगा कि इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। इट्स हैपनिंग इन यूके, इट्स हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स हैपनिंग हियर, यूरोप तो आई कैन सी इट कि इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट। सो ये एक एजेंडा है कि, और मगर इस्लाम का मकसद भी तो ये है ना कि पूरी दुनिया में फैलाना है। ये मुसलमानों का मकसद है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा। देखें, मसला ये है कि आपने जमात इस्लामी का जिक्र किया, तो जमात इस्लामी इज मदर ऑफ ऑल टेररिज्म, और ये एक बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है। मदरसों से निकले हुए बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो जमात इस्लामी के गैंग उनको हाईजेक कर लेते हैं। ख़ास तौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जमीयत होती है, और जमीयत उनको मेंबर बना देती है। और आपने हाईली एजुकेशन की बात की, तो फिर जब वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना, तो ऑलरेडी जमीयत का जो कल्चर है, जो टीचिंग्स हैं, जो माइंडसेट उनका बन जाता है। अब वो कोई जर्नलिस्ट बनता है, कोई सरकारी ऑफिसर में ऑफिस में जाता है, कोई आर्मी में जाता है, ये सब रहते जमाती माइंडसेट के हैं। अब जमाती लीडर्स की एक हिपोक्रेसी की सबसे बड़ी मिसाल दूंगा कि जब 80s में अफगानिस्तान में जिहाद के लिए कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से हमारे सिविलियन के बच्चों को जिहाद के नाम पे भर्ती किया जाता था, तो गरीब इलाकों के बच्चों को टारगेट किया जाता था, और उनके माँ बाप को कहा जाता था कि ये अल्लाह का काम करने जा रहे हैं, जिहाद करने जा रहे हैं, ये मर गए तो शहीद होंगे, आपका पूरा खानदान जन्नत में इनके साथ जाएगा, और हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, और ये और वो। ये भेजते थे जिहाद के लिए, लेकिन इनके अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ते थे। काजी हुसैन अहमद अमीर जमात इस्लामी था, उसकी बेटी राहिला काजी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनी और अमेरिका से पढ़ के आई थी, उसका दामाद भी अमेरिका से पढ़ के आया। एक और जमात इस्लामी का मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली था, वो उसका बेटा टोरंटो की कौन सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है क्या है, वहां से पीएचडी की इसने, लियाकत बलोच का बेटा, और वो ट्वीट कर रहा है फखर से कि माशाल्लाह माय बेटा गॉट पीएचडी फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। अरे गरीब के बच्चों को जिहाद के लिए भेजते हो, अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हो पढ़ने के लिए। तो ये एक हिपोक्रेसी है इनकी। जमात इस्लामी एक ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट विंग है। ये दुनिया के एक तो अरब कंट्रीज में इस्लामिक ब्रदरहुड है, एक जमात इस्लामी है। मालिक जी, ये जो खराबियां हैं ना, ये कहाँ से पैदा हुई आपको मैं बताता हूँ। अंग्रेज के दौर में जब अंग्रेज हिंदुस्तान आया ना, तो खाली शिया और सुन्नी होते थे यहाँ पे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों के दौर में देवबंदी फिरका बना, देवबंद मदरसा बनाया गया, देवबंदी फिरका बना। बरेली शरीफ है जो इंडिया का यूपी का शहर, बरेली से बरेलवी बने। ये एक अनदर एक्सट्रीमिस्ट फिरका है जो टीएलपी पाकिस्तान की है, वो बरेलवियों की है। टीटीपी जो है वो देवबंदियों की है। एक तबलीगी जमात बनाई अंग्रेजों के दौर में। जमात इस्लामी मौदूदी ने अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तान में बनाई। ये सब अंग्रेज ने इसलिए बनाई कि अंग्रेज को पता था कि इंडिया इतना अमीर मुल्क है कि हम जब भी छोड़ के जाएंगे ना इंडिया को, तो ये दुनिया में सुपर पावर बन जाएगा, तो इसको हमें तोड़ना है। आसान हल क्या था, रिलीजियस लाइन पे मुसलमानों को शुरू से ये जहन में डाल दिया कि भाई ये हिंदू है ना, वो तुम्हारे साथ, तुम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, और तुमको हिंदुओं को तुम्हारी गुलामी के लिए लाया गया। तुम लोगों ने 1000 साल इनके ऊपर हुकूमत की है, और तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था गजवाए हिंद का कि इंडिया पे एक वक्त आएगा कि सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। ये ऐसा कीड़ा बोया गया कि आज इंडिया के टुकड़े भी किए गए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बने, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और आज पूरे रीजन में आप देख लें तो एक नफरत के बेस पे सब चीजें चलती हैं।
तो ये जमात इस्लामी ले लें, ये मुल्ला ले लें, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ले लें, ये सब क्रिएशन है पाकिस्तान आर्मी की, जो कि अंग्रेजों की पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो तो मिली भगत है, वो तो अभी भी पता है कि जब ये अंग्रेज गए हैं वो कश्मीर का और ये सारा जो चीजें वो डाल के गए थे ताकि आप लोग लड़ते रहो। एंड आई थिंक उनको पता था कि एक ऐसी रिलीजन है जिसको अगर एक्सट्रीम पे आप लेके जाएं, because they've seen it in the past में जो मुगल्स आए थे, जब whenever they came to take over in India, जब इस्लाम फैलाने वहां आए थे तो उन्होंने क्या हशर किया था। तो they knew that if we take them to that extreme, this religion has that potential कि आगे जाकर और भी तबाही मचाएगी। तो ऑब्वियसली वो तो दिस वाज समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा अब हम आते हैं कि कश्मीर का जो ये मसला चल रहा है, लाइक इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एवर, आपको क्या लगता है इसको क्यों सॉल्व नहीं करा जा रहा है? और अभी जो मोदी जी ने जो काफी सारी चीजें करनी शुरू की हैं, उसको क्यों इतने नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का तो यानी मीडिया सारा दिन कश्मीर और इंडिया के पीछे लगा रहता है। They're always like on मोदी, उनके पास कोई और बात करने के लिए है नहीं। देखें, आज से पहले पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान है, उनको पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा, वो उसमें आ जाते थे प्रोपेगेंडा में। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज सोशल मीडिया पे ये देखते हैं, जैसे इस वक्त आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में कई कश्मीरी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं कई टीमों से। कश्मीर का पता है आपको, भारत में जम्मू एंड कश्मीर का बजट है वो $14 बिलियन है, और पाकिस्तान में आर्मी का जो बजट है ना, डिफेंस बजट, वो 7.5 बिलियन है। तो भारत की स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के बजट का आधा पाकिस्तान की पूरी आर्मी का बजट है। और भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रेन ब्रिज चिनाब रिवर के ऊपर बनाया है कश्मीर में। आप कश्मीर में जाकर देखें, डेमोग्राफी चेंज हो गई है पूरी, मतलब वहां पे तरक्की जबरदस्त हो रही है। एक मिसाल ले लें, मालिक जी, कश्मीर की एक बड़ी प्रोडक्ट है सेब, कश्मीरी सेब, ठीक है। एक इंडियन हफ्ते में एक सेब खाए तो हफ्ते में 140 करोड़ सेब की खपत है। कितनी बड़ी मार्केट मिली है कश्मीरियों को। फिर उस सेब को प्रिजर्व करने के लिए वहां पे सिस्टम बनाए गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है, आम आदमी की जिंदगी बदल रही है। पाकिस्तान में क्या है, आटे की लाइन में खड़ा है कश्मीरी। पूरे पाकिस्तान को पानी जा रहा है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से, इनकी औरतों को मीलों दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। पूरे पाकिस्तान को, पूरे पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी कश्मीर से जाती है, सारे डैम वहां पे बने हैं, मंगला डैम, ये डैम, वो डैम, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पंजाब को जाती है। कश्मीरियों को सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आज कश्मीरी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है कि वहां भारत में कश्मीर डेवलप कर रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज वो पाकिस्तान जो मीडिया में भारत को गालियां दे रहे हैं ना, आज उसको कोई कश्मीरी गिलगित बल्तिस्तान में बाय नहीं करते। दूसरा, एक होता है हर कम्युनिटी को अपनी कल्चर, अपनी जबान, अपने खाने पीने, अपने पहनावे से बड़ा लगाव होता है। आप पाकिस्तान में पीओके में चले जाएं, आपको हर आदमी शलवार कमीज में मिलेगा। लेकिन आप जेएन के भारत के चले जाएं श्रीनगर में, तो आपको हर आदमी कश्मीरी लिबास में मिलेगा। वहां कश्मीरी जबान बोली जाती है। पाकिस्तान में पीओके में पंजाबी जबान आम हो गई है। तो बड़ा फर्क है। पाकिस्तान ने इनकी डेमोग्राफी पूरी चेंज कर दी है, जबकि भारत ने इनकी डेमोग्राफी को भी बचा के रखा है, सेफ रखा है। तो कश्मीर का मसला, अब आपने कहा सॉल्यूशन का, तो देखें जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह है। पाकिस्तान को अगले 3 साल में $77.5 बिलियन का खाली कर्जा वापस करना है चाइना, सऊदी अरब और प्राइवेट बैंक्स को। आईएमएफ अलग, वर्ल्ड बैंक अलग, इंपोर्ट के एलसीओ के लिए पैसा अलग, पेट्रोल खरीदने का पैसा अलग। खाली चाइना, सऊदी अरब और कुछ प्राइवेट बैंक्स को कर्जा वापसी में $77.5 बिलियन चाहिए। पाकिस्तान कहाँ से लाएगा ये पैसा? पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो अनरेस्ट चल रहा है, इमरान खान ने पहली बार हुआ है कि पंजाबियों को पंजाबी आर्मी के खिलाफ कर दिया है।
आज पंजाब से पंजाबी आर्मी को खुल के गालियां मिल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जूते मारे जा रहे हैं सिटिंग आर्मी जनरल को, उनकी तस्वीरों को। तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम टोटल ब्रेक डाउन हो चुका है, इकोनॉमी तबाह है। सोशल सिस्टम ये है कि किसी को भी ब्लास्फेमी के नाम पे पकड़ के मार देते हैं, किसी को अहमदी को मार दिया, कभी किसी शिया को मार दिया, कभी किसी हिंदू को मार दिया, फिर फिरकावारियत में आपस में लड़ रहे हैं। एक और चीज है कि जंगें चल रही हैं, बलूचिस्तान में फुल फ्लेज वॉर चल रही है। कल 7 पुलिस वाले और फौजी मारे गए बलूचिस्तान में, ये रोज के फिगर्स हैं, रोज के 5-7 मारे जा रहे हैं। केपीके में जंग चल रही है, टीटीपी ने टेररिज्म का एक बाजार गर्म किया हुआ है। तो पाकिस्तान जा रहा है अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ, टूटने की तरफ। तो फिर पीओके और गिलगित बल्तिस्तान भारत के हैं, भारत के पास वापस चले जाएंगे। ये 1 साल बाद होता है, 3 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, बहुत हुआ तो 5-7 साल में फैसला हो जाएगा। जहाँ तक मेरा अपना जो मेरी रिसर्च होती है या मैं लोगों से डिस्कशन में होता हूँ, मेरी रोज कई पाकिस्तानी इंडियन जर्नलिस्टों से बात होती है, सब कुछ। तो ये कहा जा रहा है कि 2024 में पीओके और गिलगित बल्तिस्तान वापस भारत को मिल जाएंगे। तो वो कैसे होगा? मगर लाइक ऑब्वियसली आर्मी आराम से तो जाने नहीं देगी, राइट? they're going to try to fight as much as they can. तो ये आसानी से नहीं होगा, कुर्बानियां तो होंगी ना, खून खराबा तो होगा, तभी जाके आजाद होंगे। एक सिनारियो तो ये है ना कि पाकिस्तान में बलोच अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, सिंध में एक हल्के लेवल पे लेकिन शुरू हो चुकी है, और केपीके। अब अगर इसमें अफगानिस्तान किरदार अदा करता है और पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे बिजी हो जाता है, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं। कल की रिपोर्ट है कि 2 लड़के कराची में पकड़े गए हैं, वो चाइनीसों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, और उनके मोबाइल से कनेक्शन हुआ है कि ईरान से इनको हिदायत मिलती थी, कहीं से ईरान से कोई इनको इंस्ट्रक्शंस देता था। ठीक है, ईरान में अभी लास्ट वीक पाकिस्तान के 4 फौजी मारे गए, अक्रॉस द बॉर्डर ईरान से फायरिंग हुई है। ईरान का बयान ये है कि ये टेररिस्टों ने फायरिंग की है। सवाल ये है कि इतने स्ट्रिक्ट बॉर्डर पे जहाँ पे उस तरफ भी ईरानी फौजी हैं, वहां से टेररिस्ट कैसे फायरिंग कर रहे हैं? समझ रहे ना? तो एक जंग वाली सूरत हाल आती है। पाकिस्तान अगर ये लोकली जंगों में फंस जाता है तो ऐसे में फिर कश्मीर हासिल करना आसान होगा। यानी पाकिस्तान जब टूटता है अगर, तो फिर कश्मीरी भी तो अपनी जंग लड़ेंगे ना भाई। कश्मीरी भी तो आजकल आप देखें रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कश्मीरी अपनी सर्वाइवल के लिए फिर निकल पड़ेंगे। ऐसे में इंडिया को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, दैट इज ट्रू। मैं भी यही देखती हूँ कि आई डोंट सी एनी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान अनलेस कि वो चाइना को जो है बिल्कुल ही बेच दें। दैट्स द ओनली ऑप्शन कि आप अपने मुल्क को बेचते जाओ, बेचते जाओ, बेचते जाओ, एट द एंड यू कैन नॉट हैव एनीथिंग। मगर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो ये सारे एलीट्स हैं, ये जो सारे बिजनेसमैन हैं, या आप फौजी उठा लो या आप पॉलिटिशियंस उठा लो, तो इनकी लाइफस्टाइल देखकर आपको लगता है कि वो मुल्क जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है? यानी वो पैसा जो जितना भी आ रहा है वो जाता कहाँ है? लोगों तक तो जा नहीं रहा, ना मुल्क में लग रहा है। फंडिंग इनको पता नहीं कहाँ से मिल रही होती है, डोनेशंस कहाँ से मिल रहे होते हैं। अभी फ्लड रिलीफ आया इतना, कहाँ गया वो सब कुछ? वेयर डिड इट ऑल गो? आप अपने आर्मी की कॉलोनी का एक विजिट करके आए ना, जो कनाडा में रखी हुई है, बड़ी बड़ी मेंशन ली हुई हैं इन्होंने, बड़े बड़े बंगले लिए हुए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा जिस दिन रिटायर होता है अगले दिन से पाकिस्तान छोड़ के चला गया, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे अमेरिकन नेशनल थे, बहनें और भाई ब्रिटिश नेशनल थे। बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस इन्होंने ऑलरेडी सेट करके रखा था। आसिम सलीम बाजवा के 200 प्लस पापा जॉन्स के आउटलेट, बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी, उसका टीनेज बच्चा, वो कहाँ से पैसा लाया भाई? गरीब खानदान का था आसिम सलीम बाजवा, जनरल बन गया। इसके बाद तो हर जनरल के पास, आप जनरल तो छोड़ें, ब्रिगेडियर और कर्नल के पास इतना इतना पैसा है। और अगर इनको थोड़ी बहुत भी उम्मीद होती ना पाकिस्तान की कि बच जाएगा, तो वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाते? पाकिस्तान में इनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कहाँ रहते हैं? बहरिया टाउन में रहेंगे, डिफेंस में रहेंगे,
जिसकी चारों तरफ बाउंड्री है, और बाउंड्री भी बड़ी स्ट्रिक्ट बाउंड्री है। एंट्री पॉइंट पे खूब सिक्योरिटी होती है। अंदर यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड के रोड बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, क्लब्स हैं, जिम्स हैं, सिनेमाज हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, बच्चों के प्ले ग्राउंड हैं, पूरा यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड का है। तो वो क्यों पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं? इनको डर है कि किसी दिन भी अब अचानक पाकिस्तान में अनारकी आएगी और फिर गरीब आदमी अमीरों के इलाकों में घुस के कत्लेआम करेगा, इनके घरों को। तो ये सब बाहर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? तो मसला ये है कि पाकिस्तान तो टूटेगा और इसकी आर्मी का एक एक जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, मेजर बाहर अपना सेटलमेंट करके रखता है। अब आ जाए पॉलिटिशियंस की तरफ। मुझे कोई एक एमएलए, एमपीए बताएं जिसके खानदान की बाहर सेटिंग ना हो। एमक्यूएम के जितने हैं ना इस वक्त असेंबलियों में बैठे हुए, फैसल सब्जवारी है, मिनिस्टर है, उसकी बीवी ह्यूस्टन में रहती है, उसकी बीवी ह्यूस्टन में बिजनेस करती है। जिसका भी नाम ले, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो इस वक्त एमक्यूएम का चेयरमैन बना हुआ है, उसकी बीवी न्यूयॉर्क में रहती है, बिजनेस न्यूयॉर्क में सेटल्ड है। मुस्तफा कमाल एक्स मेयर था, उसकी बीवी मलेशिया में रहती है, मलेशिया की नेशनलिटी है। यानी सब पीपल्स पार्टी के जितने हैं, किसी के पास कनाडा की नेशनलिटी है, किसी के पास इंग्लैंड की है, किसी के पास फ्रांस की है, किसी के पास अमेरिका की है। सब ने अपनी अपनी फैमिलीज बाहर सेटल की हैं। जितना ब्यूरोक्रेट है सब बाहर सेटल्ड है। जिसके पास यूरोप, अमेरिका, वेस्ट की तरफ नहीं है तो वो दुबई का काम लेके बैठा हुआ है कि कम से कम भागने का रास्ता सबने रखा है। तो पाकिस्तान ने तो टूटना है और किसी को उम्मीद नहीं है इनमें से। देखें, एक बड़ा लतीफ़ा मशहूर है जो कि हकीकत भी है कि पाकिस्तान में 99% लोगों को ये यकीन है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी तो पाकिस्तान जीतेगा, और 1% को यकीन है कि पाकिस्तान हारेगा। वो 1% पाकिस्तान की आर्मी और एलिट है, उनको पता है कि हम नहीं जीत सकते। तो ये एलिट है ना, इसको पता है कि पाकिस्तान नहीं बचेगा, इसीलिए सबने अपनी बाहर सेटिंग रखी है। मगर वो तो हमें हिस्ट्री भी जो पढ़ाई जाती है वो यही सिखाया जाता है ना कि हम तो सारी जंगें जीतते आए हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं देखती हूँ यहाँ पर पाकिस्तानियों को, ओवरसीज के जो लोग हैं ना, दे वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी, यू नो, बड़े उससे बोलते हैं हम बड़े प्राउड है पाकिस्तानी। अरे पाकिस्तान ने दिया क्या तुम लोगों को, और इतने प्राउड हो तो वहां जाके रहो ना। सारा चीजें तुम्हें इस मुल्क ने दी, सारी सहूलतें तुम्हें ये मुल्क दे रहा है, मगर जहां होता है वी आर प्राउड पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ग्रुप, पाकिस्तानी है। कोई अच्छा मुल्क हो ना जो अच्छी चीजें दे रहा हो, फराहम करो। अभी आपने बताई कि ये प्रॉब्लम्स तो अपनी चल रही हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो अभी मौलाना साहब का एक क्लिप मैंने उस पे वो किया था, शायद आपने भी देखा होगा, फैसल कुरैशी के शो पे, जो चीख रहे थे। यानी अभी उन लोगों ने क्रैक डाउन करना शुरू किया। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर 2017 में इन लोगों ने क्रैक डाउन किया था ब्लास्फेमस स्क्रिप्चर्स और चीजों पे। तो अब दोबारा किया है इन्होंने। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कि 11 लोगों को अरेस्ट करके उनको सजाए मौत सुना दी है। और मगर वो कह रहा था कि ऐसे तो 4 लाख लोग हैं, और वो चीज के हम कहाँ जाएंगे, हम किसके दरवाजे पे खटखटाएंगे। तो मैंने अल्लाह मियां के दरवाजे पे खटखटाएंगे ना, आपने भी गिव अप कर दिया। सो दे आर स्केर्ड। एट द सेम टाइम वो क्रैकडाउन और हार्श होता जा रहा है। तो आई सी अ रिवोल्ट हैपनिंग लाइक जैसे ईरान में हुआ है, क्योंकि जब मार डंडे आप मुसलमान बनाओगे लोगों को तो फिर वो एक ही हद तक बर्दाश्त करेंगे ना, देन दे आर गोना रिवोल्ट अगेंस्ट इट। देखें, ईरान में जब हुआ था ना, तो ईरान एक अमीर मुल्क था। ईरान पेट्रोल प्रोड्यूसिंग मुल्क है। ईरान इतने सख्त एम्बार्गो के 40 साल के एम्बार्गो के बावजूद अब तक सरवाइव कर गया है। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। पाकिस्तान में जरा क्रैकडाउन होगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पकड़ेगी गिरेबान से। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और ये और वो। आप मोहताज मुल्क हो। आप तो ये नहीं कर सकते कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम पेट्रोल पे गरीब लोगों को जिनके पास स्कूटर हैं उनको 5 लीटर पर डे अलाउड होगा, 50 रुपया कम पर लीटर पे। ठीक है, तो अगले दिन IMF का फोन आ गया कि ये क्या है भाई साहब, आप इसका अलाउड नहीं है। तो वो फौरन माजरत आ गए कि जी सॉरी हम वापस लेते हैं ये फैसला। आप अपनी मर्जी से अपने पेट्रोल, अपने आटे की, अपनी गैस की कीमत नहीं फिक्स कर सकते। आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी ये लटकाना पटकाना शुरू हुआ ना, तो पाकिस्तान का बाजा बच जाएगा। ये मगर नहीं अभी हो, ठीक है। अरेस्ट किया है ना, क्रैकडाउन किया था लास्ट टाइम भी, लोगों को भागना पड़ा था अपनी लाइफ्स के लिए। यू नो वी नो फ्यू ऑफ देम
लाइक दैट आई नो पर्सनली, जो वहां से भागे थे, यू नो काफी सारे फेसबुक के जो ग्रुप्स वगैरह थे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि करा तो है। अब आसिया बीबी को देखो कितने अरसे इन लोगों ने रख लिया ब्लास्फेमी के उसमें। सो दे डू इट। और मुझे फिर वही हैरत होती है कि हाउ कम ये जो हमारी यूनाइटेड नेशंस हो जाए, ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, ये क्यों नहीं जोर डालते इस चीज पे? यूनाइटेड नेशंस तो जैसे देखें, एक है ना वेस्ट का ऑर्गन, वो वेस्ट के इशारे पे चलता है। मैं 90s में जब जिनीवा जाता था ना यूनाइटेड नेशंस, तो एक दिन कैफेटेरिया में बैठा था, तो मेरे बराबर की कुर्सी पे एक साहब बैठे थे। तो वहां पे इसी तरह लॉबिंग होती है। तो हेलो हाय हुई, मैंने कहा आप कौन? तो कहता है आई एम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईस्ट तिमूर। मैंने कहा ईस्ट तिमूर क्या है? बोला ये इंडोनेशिया में ऑक्यूपाइड है, हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल का फॉरेन मिनिस्टर हूँ। उस वक्त दुनिया में कुर्दिस्तान का मसला चल रहा था, बलोचिस्तान का चल रहा था, दुनिया में बड़ी बड़ी मूवमेंट थी। ईस्ट तिमूर का हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। अचानक एक दिन मैं टीवी पे बैठा था बेल्जियम में, देखा कि दुनिया में एक नया मुल्क आज़ाद हुआ है, ईस्ट तिमूर। और वही फॉरेन मिनिस्टर जो मेरे साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर बनाए, अच्छा। जोगो रामोर्ता। ठीक है, तो कैसे अचानक बन गया? ना वहां पे कभी जंग हुई, ना उन्होंने आजादी की जंग लड़ी, कुछ नहीं। इंटरनेशनल एजेंडे पे आ गया, क्योंकि वहां पेट्रोल निकल आया, इंटरनेशनल एजेंडे पे आया। तो यूनाइटेड नेशन सिर्फ उन इश्यूज पे काम करती है जो इंटरनेशनल एजेंडे पे आते हैं। बाकी जिस दिन अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि हाँ भाई पाकिस्तान के खिलाफ एम्बार्गो लगाना है, तो वो पास हो जाएगी करारदाद, और पाकिस्तान पे एम्बार्गो भी लग जाएगा। ये पाकिस्तान में आपने जो क्रैकडाउन की बात की ना, तो देखें भागना पड़ा, लेकिन कितनों को सजाए मौत हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि पाकिस्तान नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान किसी को पकड़ के ब्लास्फेमी को, उस पे आसिया बीबी का केस 12-13 साल चला ना, आखिर उसको फ्रांस भेजना पड़ा ना, और झुक के भेजना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में क्रैकडाउन नहीं होगा। छोटा मोटा तो शायद मुल्ला को खुश करने के लिए किया जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल आप मोहताज मुल्क को आप ज्यादा क्रैकडाउन नहीं कर सकोगे। अच्छा, चलिए अब हम थोड़ा चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि आप रिसेंटली इंडिया गए थे, एंड दैट्स वन प्लेस आई डू वांट टू गो, इट्स ऑन माय विश लिस्ट। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया? क्योंकि एक नैरेटिव आपको भी पता है वेस्ट में भी चलाया जा रहा है, एंड इट्स अगेंस्ट मोदी एंड आरआरएस, और कि हिंदुत्व जो है वो बहुत टॉप पे चल रहा है। यू नो देयर इज अ नैरेटिव दैट इज बीइंग स्प्रेड। So what do you think is going to happen in India, and what do you see as the future of India? देखें, एक इकोसिस्टम है दुनिया का जो जॉर्ज सोरोस और लेफ्ट और ये सब मिलके चलाते हैं। वो इस वक्त हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म को वो कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि हम एवरेज हफ्ते में 2 से 3 खबरें तो सुनते हैं कि फला मुसलमान ने फला काफिर को मार दिया, चाहे वो फ्रांस में मारा, कनाडा में मारा, पाकिस्तान में मारा, इंडिया में मारा, सब कुछ। मुझे कोई लिस्ट निकाल के दिखा दे कि पिछले 1 साल में हिंदुओं ने 5 नॉन हिंदूज को मारा हो। 5 नाम लेके लिस्ट बता दे कोई। मुझे आप कहेंगे ना तो मैं आपको 24 घंटे में पिछले 1 साल में 200 की लिस्ट भेज दूंगा जो मुसलमानों ने मारे हैं इस्लाम के नाम पे। ठीक है ना? तो ये एक इकोसिस्टम है जो चल रहा है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, बीबीसी है, वॉशिंगटन पोस्ट है। ये दुनिया में चीजों की नैरेटिव बनाते। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, पिछले 3 साल में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। इंडिया में रोड नेटवर्क दुनिया का सेकंड लंबा है अमेरिका के बाद, सबसे ज्यादा रोड का नेटवर्क इंडिया में। जो देखें 4-5 इंडस्ट्रीज हैं जो दुनिया में मेन होती हैं। फूड, ग्रेन, फूड के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। फार्मास्यूटिकल, हथियार, एनर्जी रिसोर्सेज, आईटी। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया में बनी है। इंडिया को रशिया और सऊदी अरब से बहुत अच्छी प्राइसेस पे पेट्रोल मिलता है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में इस वक्त टॉप पे जा रहा है, ग्रीन एनर्जी के लिए।
फार्मास्यूटिकल में इंडिया का आयुर्वेद दुनिया में मशहूर है। अभी कोविड की वैक्सीन बनाई इन्होंने, कोविड के सारे सामान इन्होंने बनाए। हर चीज में फार्मास्यूटिकल में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट है। आईटी में दुनिया पे राज कर रहा है इंडिया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनके चीफ इंडियन है, चाहे वो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कहीं भी जाए। आईटी में इंडिया है। हथियार इंडिया खुद बना रहा है। इंडिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर अपना होममेड अभी अपनी आर्मी के हवाले किया, नेवी के हवाले किया, और एक से एक हथियार बन रहा है। इंडिया राफेल फ्रांस से खरीदता है फाइटर जेट, तो इस शर्त पे खरीदता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे, ताकि अगले राफेल हम इधर बनाएंगे। तो हथियारों में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है। तो इंडिया, और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया के पास पहली बार लीडरशिप आई है, और ये लीडर है ना, कान बंद करके चल रहा है। ये कह रहा है यार तुम लोगों को जो बकवास करना है करो, हम तो इस बात के कायल हैं कि जब आपको मंजिल के ऊपर पहुंचना हो ना, तो आपको रास्ते में रुक के हर भौंकने वाले कुत्ते के ऊपर पत्थर नहीं मारने। इस तरह आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकोगे। आप आंखें बंद करके, कान बंद करके चलते जाओ अपने सफर पे, अपने रास्ते पे। तो मैं समझता हूं कि इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं कह रहा मैं कि 2 साल बाद इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं जो फिगर्स भी हैं, जो आईएमएफ की प्रेडिक्शन है कि 2030 तक, 2027 से 2030 के दरमियान इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी जापान को पीछे छोड़ के। 5वीं बन चुका है इंग्लैंड को पीछे छोड़ के। और जिस हिसाब से तेजी से जा रहा है, कई इंटरनेशनल इंटेलेक्ट्स, फाइनेंशियल गुरुज ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि दिस इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। इंडिया का अपना विजन है कि 2047 में हम दुनिया की एक मेजर सुपर पावर होंगे। इस वक्त भी इंडिया वेरी मेजर सुपर पावर है। रशिया यूक्रेन वार में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई नहीं कहता कि जी इंडिया चाहे तो जंग रुक सकती है। इसका हाँ, ये शिफ्ट तो मैं भी देख रही हूँ यहाँ पर कि वेस्ट हैज काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ, और स्पेशली आपको ही पता है कि जो लेफ्ट जो है वो इतना लेफ्ट रिडिकुलस चला गया है कि यानी एक आम बंदा जिसके पास दिमाग होगा वो भी बैठ के सोचता है कि व्हाट इज दिस, कहाँ ले जा रहे, रिसेशन यहाँ पर हमारी तरफ तो बहुत चल रहा है, प्राइसेस यहाँ पर घर की उठा लो, ग्रोसरीज की उठा लो, इट्स हार्ड टू मैनेज हियर नाउ. It's not how it used to be back in the day. So I can see the whole shift going towards the east. China is also going to be in a competition, और वो भी आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से. If you see Saudi and all those countries up there are doing way better than the West. तो इंडिया के हिसाब से, because India also has, I would say, the largest population of मुसलमान जो हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, लाइक वेस्ट में हम डील तो कर रहे हैं, यूरोप में भी कर रहे हैं, मगर वहां हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ था, राइट, अभी हम फॉल्स नैरेटिव की बात कर रहे थे, तो वो एक फेक न्यूज बेसिकली स्टार्ट की गई कि उसने ब्लास्फेमी की है, वेयर एज शी डिडंट कमिट ब्लास्फेमी. उसने कोट किया था एंड शी सेड व्हाट वाज रिटन, राइट. अगर वो ब्लास्फेमी कर रही थी तो फिर कुरान को भी आप उठा के ब्लास्फेमी उसमें डालते. मगर उस चीज को एक ट्विटर हैंडल, द पर्सन हु कॉल्स हिमसेल्फ फैक्ट चेकर, वो शेयर करता है, और वो इतनी बड़ी न्यूज बन जाती है कि द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर आस्किंग इंडिया टू टेक एक्शन, एंड दे हैड टू टेक एक्शन कमिंग अंडर द प्रेशर, राइट. और उसी फेक न्यूज की वजह से कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों को छुप छुप के बात करनी पड़ी, लाइक. तो इतनी पावर है मुसलमानों की इंडिया में कि दे कैन डू दिस. अब फिर भी ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं और हम पे जुल्म हो रहा है. मुझे आप ये बताएं कितने हिंदूज पाकिस्तान में जाकर मुसलमानों की गर्दन काट देते हैं. माइनॉरिटी हिम्मत नहीं हो सकती है. अगर आप ऐसी माइनॉरिटी है जिसपे जुल्म हो रहा है, आप कैसे जाके किसी की गर्दन, और एक की नहीं 3-4 लोगों की आपने काट दी. सो ये जो प्रॉब्लम है, इसको आपको कैसे लगता है कि इंडिया इसको कैसे डील करेगा, बिकॉज इट इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम. नहीं, ये मसला इतना बड़ा नहीं है. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, लेकिन ये कंट्रोलेबल है. देखिए, अभी नूपुर शर्मा के बाद अभी काजल हिंदुस्तानी के साथ हुआ ये कि अभी 2 हफ्ते पहले रामनवमी था, राम जी का जन्मदिन था, उस पर हिंदुओं के त्यौहार था. वो निकले तो पथराव हुआ इनके ऊपर, मुसलमान इलाकों से, मस्जिदों से, इधर उधर से. तो
काजल हिंदुस्तानी ने एक स्पीच की गुजरात में कि हिंदुओं को चाहिए कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करें, और सेल्फ डिफेंस की इजाज़त दुनिया का हर कानून देता है। तो सेल्फ डिफेंस करें। अब सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं था कि वो तोप लेके आ जाएं, डंडा ले लें, आप डंडा पकड़ के निकलें और आप मुकाबला करें, कब तक मार खाओगे। इस पे हंगामा मच गया और उसके खिलाफ एफआईआर कटी। 4 दिन पहले काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गुजरात पुलिस ने, और इस वक्त वो जेल में है, ठीक है ना। अब उसके बैकग्राउंड पे आए कि वही जो फैक्ट चेकर है ना जुबैर, जिसका आपने अभी कहा, जिसने नुपुर शर्मा का, उसी ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ। और उसने कहा कि ये इसने मुसलमानों को हथियार उठा के हिंदुओं को कहा है कि हथियार उठा के मुसलमानों का कत्लेआम करो। तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो गुजरात पुलिस ने काजल की सिक्योरिटी के लिए उनको हिरासत में लिया। उनके ऊपर कोई एफआईआर किसी ने नहीं काटी, पुलिस ने खुद काटी, और उनको सिक्योरिटी के लिए, जैसे नुपुर शर्मा भी इस वक्त भरपूर सिक्योरिटी दी हुई है स्टेट ने, और वो 24 आवर सिक्योरिटी में कहीं रह रही है। अब काजल को किसी वक्त भी वो चाहे तो जमानत हो सकती है, लेकिन अभी तक वो खुद भी जमानत नहीं करा रहे। तो हर चीज का बैकग्राउंड होता है, ठीक है। But I find it strange ना कि इंडिया सेक्युलर मुल्क है, वहां पर रहते हुए भी वहां के शहरियों को इन लोगों से खतरा है। लाइक हम लोगों को भी खतरा है, मैं ये नहीं कहती पहले नहीं होता था हम लोगों को, आपको भी पता है कि आपको भी जान की धमकियां आती हैं, मुझे भी आती हैं, और ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं करवाया है इन लोगों ने। मगर मैं कह रही हूँ कि इंडिया में फिर भी लोग, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, इंडिया में फिर भी लोग रिलक्टेंट होके बोलते हैं, क्योंकि देयर पॉपुलेशन इज सो मच कि आपको नहीं पता कहाँ से कोई जिहादी आके कोई अटैक कर देगा। एंड इट इज अनफॉर्चुनेट कि ये चीज जो है बढ़ती जा रही है दुनिया भर में। जी देखें, सही कहा आपने, पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इसी तरह इंडिया में ज़ाहिर है 20 करोड़ मुसलमान रह रहा है, तो वहाँ पे भी इसका असर होगा। फिर इंडिया का मुसलमान ज़रा सेंसिटिव हो गया है, इसलिए कि पहले अंग्रेज़ों से पहले इनकी हुकूमतें थी, वहाँ पे राज करते थे। अंग्रेज़ों के बाद कांग्रेस की सरकार में इनको अपीजमेंट दी गई। खराबियाँ इंडिया में 1947 के बाद बहुत हुई हैं, कोई लीडरशिप नहीं थी। तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी। देखें, क्या है कि आजकल है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को चीज़ों का पता चल रहा है, ठीक है। इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद 2 लाख भी मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। होता ये है मालिक जी कि एक इलाका है, एक एरिया है, लोकेलिटी है, जिसमें 25,000 लोग रहते हैं, उसमें बंदूक उठा के 5 गुंडे हैं ना, उन 25,000 पे दहशत जमा देते हैं। तो यही होता है। ये बहुत छोटा सा फैक्शन है जिसको इंडिया में स्लोली कंट्रोल कर लिया जाएगा। इंडिया आफ्टर ऑल पाकिस्तान नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी के नॉर्म्स होते हैं, और तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी। अच्छा, ये एक सवाल किसी ने पूछा है, दे आर आस्किंग कि इस्लामिज्म इज अ माइंडसेट टू रूल ओवर द वर्ल्ड, हाउ वी शुड रिएक्ट विद देम एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देम। तो जैसा कि आपने भी देखा है कि अपीजमेंट बहुत हो रही है यहाँ पर, यू नो, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, हिजाब इज अ चॉइस एंड ऑल दिस स्टफ, और ये लेफ्ट की तरफ से ज्यादा हो रहा है। तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि हमको तो इस्लामोफोब बोल देते हैं फौरन। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी जो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान है ना, उससे बहस ना करें, क्योंकि उसने तय किया होता है कि उसने कन्विंस नहीं होना। उसको आप लाख कन्विंस करने की कोशिश करें, वो नहीं होगा, एंड पे वो मारने पे आ जाएगा। तो बहस ही नहीं करें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कोई आपके खिलाफ वायलेंस करता है तो आप प्रिपेयर्ड रहें, आप उसका मुकाबला करें। अगर एक मिसाल है कि पत्थरबाजी करते हैं, तो फिर आप भी उनका मुकाबला करें, मुकाबले पे जाएं उनसे। और ये मतलब ये है कि ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के हवाले से। यहाँ पे यूरोप, अमेरिका, कनाडा में ये है कि स्टिल आप कानून का सहारा ले सकते हैं
कि आप कानून का तो मैं इंडिया के लिए भी नहीं कहूँगा कि आप हाथ में लें, ये कभी भी मैं किसी को वो नहीं करता, ना मैं वायोलेंस प्रीच करता हूँ, लेकिन सेल्फ डिफेंस इज लीगल एवरीवेयर। सेल्फ डिफेंस में एक मिसाल है कि एक लड़की है, उसका रेप होने जा रहा है और वो सेल्फ डिफेंस में रेप करने वाले को कत्ल भी कर देती है, तो उसको माफी है इसकी, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस में कर रही है, उसके ऊपर हमला हुआ है। तो सेल्फ डिफेंस इज लीगल, आप सेल्फ डिफेंस जरूर करें और बहस ना करें। आप इन मुसलमानों से बहस में नहीं जीत सकते। एक वीडियो शायद आपने भी देखी होगी, दावत इस्लामी का एक मौलवी इमरान अत्तारी है, वो बच्चों की क्लास ले रहा था टीवी पे, इनका टीवी चैनल है ना, मदनी चैनल, उस पे बच्चों की क्लास ले रहा था। तो वो बच्चा उसको कहता है कि ये जो सूरज है, वो जमीन है जब घूमती है, तो उसने कहा कि एक मिनट, जमीन कहाँ से घूमती है, जमीन तो एक ही जगह खड़ी है। हाँ आपने देखी होगी वो वीडियो। हाँ, मैंने देखी थी वो। आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, बताएं। आखिर उसने सब बच्चों को चुप करा दिया। एक और मौलवी से पूछा गया कि जमीन घूमती है, तो उसने कहा कि जमीन है ना, प्रॉफिट मोहम्मद से पहले घूमती थी। अच्छा। जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तो अल्लाह ने यहाँ पे पहाड़ डाल दिए ताकि जमीन हिले नहीं। वो पहाड़ कीलों की तरह ठोके गए इस जमीन पे, और जिस धरती में मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, वो हिल कैसे सकती है? अब आप उसको क्या कैसे कन्विंस करोगे आप? नहीं, वो तो मुझे तो पता है, क्योंकि मेरे पास तो आते रहते हैं ना ऐसे लोग जो बैठ के यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं कि बीवी की पिटाई क्यों होनी चाहिए। तो मेरा दिल यही करता है कि मैं जाके अपना सर जो है वो की दीवार से मार लूं, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इनसे बात करूं। आपने अभी बात की सेल्फ डिफेंस की, तो इस पे मुझे ये चीज याद आई कि हमारा वेस्ट जो है वो ये जो अब वेस्ट जिस उस पे से गुजर रहा है ना, दिस आई थिंक विल बी देयर डिस्ट्रक्शन। या तो यहाँ पे डिस्ट्रक्ट होंगे या तो पीपल आर गोइंग टू राइज अप, क्योंकि यहाँ अभी 2 केसेस हुए हैं जहाँ पे लोग जो है घरों में घुसे हैं चोरी करने के लिए, और फिर आपने सेल्फ डिफेंस किया। इमेजिन करें आपके मेरे घर में कोई आ जाता है, मेरी बच्ची यहाँ पर है, मेरे पास जो होगा मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी अपने आप को। अब उस दौरान वो बंदा अगर मर जाता है तो फिर मुझको चार्ज कर लिया जाता है फॉर मर्डर। सो यहाँ पर जो है ना ये चीज अब और वो हो गई है। इसी तरह से एक अल्बर्टा में केस हुआ था जहां पर फार्म हाउस से लोग ये नेटिव इंडियन से वो चुरा के लेके जा रहे थे, उस बंदे ने गन उठाई और उसने शूट कर दिया उसको, तो उसपे केस चला, उसको चार्ज किया गया। वो तो बाद में ही वाज एक्विटेड ऑफ इट कि ही वाज यूजिंग इट एज सेल्फ डिफेंस। मगर फिर आप यूरोप में देखें कि रेसिस ना होने के लिए या इस्लामाफोब ना दिखने के लिए जो ग्रूमिंग गैंग्स है उनको भी लाने के लिए कितना टाइम लगा, राइट? और अभी भी वहां पर अगर देखा जाए, अगर कोई एशियन एशियन लिखते हैं, साउथ ईस्ट एशियन लिख देंगे, उसमें आप इंडियंस भी आ सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो आइडेंटिटी या उनकी नेशनैलिटी नहीं बताएंगे, इवन दो वी नो कि ग्रूमिंग गैंग्स जो थे वो ज्यादातर मुसलमान थे जिन्होंने वो किया। अभी कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि एक बंदी को कोई ऑनलाइन मिला बंदा और उसके घर गई, वहां पे उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया, एंड आई वाज गारंटीड कि मुझे पता नहीं मुसलमान निकलना था, पाकिस्तानी निकलना था, एंड ही वाज पाकिस्तानी मुसलमान। एंड आई एम जस्ट लाइक कि व्हाट डू यू डू विद दिस? देखें मालिक, मसला ये है कि मेरी ये पहले होता था कि साउथ एशियन कहते थे, अब करंट होम मिनिस्टर सुहेला ब्रेमन और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने नाम लेके कह दिया कि ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग है, और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर पाकिस्तानी ओरिजिन, जिस पे पाकिस्तान की सरकार ने भी बड़ा एहतजाज किया है, और यहाँ पे पाकिस्तानी तकरीबन 2 दर्जन ऑर्गेनाइजेशंस ने माफ़ी की डिमांड की है कि आप माफ़ी मांगें। लेकिन सुहेला जी का कहना यह है कि भाई आप, एक मिसाल है कि किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे, मैं जा रहा हूँ एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे कहेगा कि तुम्हें कैंसर है, तो मैं लड़ पड़ूंगा कि तुमने नाम कैसे लिया कैंसर का। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी आप इलाज नहीं कर सकते। तो आप बताओगे नहीं कि पाकिस्तानी है। इंडियंस, बंगाली, नेपाली एहतजाज करते थे कि आप साउथ एशियन क्यों लिखते हो, कोई एक इंडियन तो निकाल के दिखा दो जो ग्रूमिंग गैंग में हो, कोई एक बंगाली निकाल के दिखा दो। अब मैं एहतजाज करता हूं कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है, इसमें एक भी सिंधी नहीं है, इसमें एक भी बलोच नहीं है, इसमें एक भी पख्तून नहीं है, एक भी मुहाजिर नहीं है, सारे पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है ये। तो एक पाकिस्तानी से मेरी बहस हो रही थी इस पे, वो मुझे कहता है कि आरिफ भाई, यूरोप इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जो रैप है ना वो गोरा करता है। मैंने कहा भाई साहब,
मानता हूं मैं आपकी बात, लेकिन आप रेप को कंपेयर कैसे कर सकते हैं ग्रूमिंग गैंग से? रेप बहुत बुरी चीज है, ठीक है, लेकिन ग्रूमिंग गैंग ये है कि 12, 13, 14 साल की एक स्कूल गोइंग लड़की को टारगेट किया जाता है, उसको ड्रग्स पे लगाया जाता है, पहले मोबाइल तोहफे में दिया जाता है, आस्ते आस्ते इसको फिर इसको ड्रग्स पे लगाया जाता है, फिर इसके साथ सेक्स करके उसकी वीडियो बनाई जाती है, अब वो ब्लैकमेल होती है, फिर उसको ड्रग्स पेडलिंग पे लगाया जाता है और सेक्स ट्रैफिकिंग में लगाया जाता है। रोज के उसके 8-10 कस्टमर सेक्स के होते हैं, बाकी टाइम वो ड्रग्स पेडलिंग करती है। एक आम रेप के केस को आप इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आधी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली है, ईस्ट यूरोप तक इनको ट्रैफिक किया गया है इन लड़कियों को सेक्स ट्रेडिंग के लिए। आप बताएं, 1 लाख रिपोर्ट है कि 1 लाख से ज्यादा ब्रिटिश यानी ब्रिटिश वाइट, इंडियन और सिख लड़कियों को सेक्स ग्रूमिंग व गैंग ने अब तक यूज किया है, 1 लाख लड़की को। तो ग्रूमिंग गैंग इज क्वाइट वर्स देन रेप। वेल रेप का भी जो स्टैट्स ही दे रहे हैं ना, तो देखिए अगर पॉपुलेशन वहां पर गोरों की सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनके नंबर्स भी होंगे, मगर आप देखिए ना, आपकी पॉपुलेशन अगर कहते हैं यू 14% एंड 10% या आपके 7% लोग जो है वो क्राइम कर रहे हैं, तो दैट इज मोर देन 0.5% ऑफ पीपल दैट आर कमिटिंग क्राइम। तो उसमें नहीं देखते ये लोग, दे आर नॉट लुकिंग एट दैट होल थिंग। सो आई जस्ट, मैंने तो वो टॉमी रॉबिन्सन था, आई वुड गिव हिम प्रॉप्स फॉर इट कि उसने इस चीज को उछाला, और उसको देखे ना, उसको कितना वो किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, ही इज अ रेसिस्ट, ही इज दिस, ये वो। हालांकि वो अपनी लड़कियों के लिए नहीं, वो ये कहता मैं सारी लड़कियों के लिए काम कर रहा हूँ। It shouldn't happen to anyone. गोरी, काली, इंडियन, पाकिस्तानी, shouldn't happen to anybody इस तरीके से। देखें मालिक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये परसेंटेज के हिसाब से, पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से, अगर पॉपुलेशन परसेंटेज पे आए ना, तो यूके की 4% पॉपुलेशन मुसलमान है, लेकिन यूके की जेलों में 30% मुसलमान है। अब आप फर्क देख लें। तो आप किस हिसाब से डिफेंड करेंगे मुसलमानों को? यूके की 2% पॉपुलेशन हिंदू है, यूके की जेल में 0.001% हिंदू है, टोटल 23 हिंदूज हैं यूके की जेलों में। यूके में हिंदू 2% पॉपुलेशन है, लेकिन 99% हिंदू टैक्स पेयर है। यूके की पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो 60% बेनिफिट पे, क्राइम में टॉप पे है। तो ये सारा हिसाब किताब है। हम लोग यहाँ पे शर्मिंदा ही होते हैं भाई, जब हमारा पासपोर्ट किसी के सामने करते हैं ना, तो उस पर प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान लिखा होता है ना, पासपोर्ट भले मेरा फ्रेंच है, लेकिन उससे प्लेस तो ऑफ बर्थ प्रॉब्लम होती है। फिर हमको इंडिया का भी, मुझे तो इंडिया का वीजा लगाने में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे कैनेडियन पासपोर्ट पे लिखा हुआ है बॉर्न इन पाकिस्तान। मैं यार ये मुसीबत जो है ये नहीं पीछा छोड़ेगी। और मुझे यूके की 4 जेलों, महीने लगे, मुझे 4 महीने इंडिया के वीजा के लिए लगे, 2 बार मुझे टिकट कटवानी पड़ी, फिर कैंसिल करानी पड़ी, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ इज ए बिग प्रॉब्लम। हाँ, तो वो ये ना, अब हमारा कसूर क्या है भाई? मैं भी आप जैसे बोल रहे थे कि मैंने भी, मेरी भी माँ जो है वो भी, हम सब लोग यही कहते हैं क्या जरूरत थी इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जाने की, काश वो नहीं किया होता तो आज ही नहीं होता। आपने ये बात की जेलों की, तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन भी तो जेलों में हो रही है ना, सबसे ज्यादा गुंडे वो इकट्ठे जो किए जा रहे हैं इनको, यू नो देयर इज सो मच कन्वर्जन गोइंग ऑन इन जेल। ये भी एक प्रॉब्लम जो है वहां पर, आई हियर अबाउट इट। होता यह है कि एक आदमी जिसने जेल में है, वो जाहिर है इसने गुनाह किए हैं, ठीक है, गलत काम किए हैं। अब जेल में कोई मौलवी इसको टकरा जाए, मौलवी भी जेल में ही होते हैं, तो मौलवी टकरा जाए तो वो उसको आसान रास्ता बताता है कि तुम इन गुनाहों से पाक कैसे हो सकते, तुम कलमा पढ़ लो, जन्नत तुम्हारी पक्की हो गई और तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आप देखें, सारा साल करप्शन का पैसा, हराम का पैसा, हराम करेंगे, सेक्स करेंगे, शराब पिएंगे, रेप करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो इस्लामिक नजर से गुनाह है, ठीक है, लेकिन रमजान आएगी तो उम्रा करने जाएंगे, क्योंकि मौलवी ने सिखाया है कि उम्रा करके आओगे तो ऐसे हो जैसे गुनाहों से नहा लिया तुमने और पाक हो गए। तो ये जेल में जो पापी जाता है ना, उसको ये
चूरन बेचा जाता है कि तुमने कलमा पढ़ लिया ना तो तुम्हारे आज तक के सब गुनाह माफ और तुम जन्नत में जाओगे। फिर जेल में तो आपके पास कुछ होता नहीं है, तो आपको ख्वाब दिखाया जाता है। अब जन्नत के ख्वाब तो आपको भी दिखाए सुने होंगे आपने भी, कि वहां पे कितनी बड़ी बड़ी हूरें हैं, हमारे उनके लिए तो साथ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो 72 होंगी, और आपके पास तो 24 घंटे एक ही काम होगा और कोई काम नहीं होगा। शराब की नहर के किनारे बैठ के शराब पीते रहो और दुनिया के बेहतरीन खाने खाओ, और 24 घंटे एक हूर को छोड़ो तो दूसरी, दूसरी को छोड़ो तो तीसरी, यही काम होगा आपका। तो ये सब आपको जेल में ख्वाब देखने अच्छे लगते हैं, तो आप फौरन मुसलमान हो जाते हो। उसमें और भी बेनिफिट्स आते हैं ना, 4 बीवियां, राइट? इट्स जस्ट सो मेनी बेनिफिट्स फॉर मेन, आई फाइंड के दे कैन कन्वर्ट। अच्छा, और लास्ट में 4 बीवियों के अलावा आपकी बीवी आपकी गुलाम है, हाँ, आप उसकी पिटाई कर सकते हो। आपकी एग्जैक्टली। बीवी अगर मर रही है तो भी आपको सेक्स की जरूरत है तो वो मना नहीं कर सकती। इस तरह की चीजें भी हैं, उसके राइट्स नहीं है। हाँ, कोई कंसेंट नहीं है ना, सेक्सुअल कंसेंट ही नहीं है, आप मैरिटल रेप ही नहीं है उसमें। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे एक बात इसी चीज पे, मुनाफिकत पे बोलना चाहूंगी कि हमारे जो इमरान खान थे, जो मैं कहती हूँ कि मुनाफिकत की अगर आप डेफिनेशन खोलेंगे तो इमरान खान साइड में लिखा हुआ होगा, बिकॉज उन्होंने क्या नहीं किया और अब जाकर वो रियासत मदीना बनाने गए थे, और अभी पता चल रहा है कि उनका खुद का जो निकाह हुआ था दैट वाज नॉट जायज, क्योंकि बुशरा बीबी जो थी वो इद्दत में थी, राइट? अब ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, तो आप लास्ट में ये बताइएगा, आप इमरान खान जैसे मुनाफिक लोग पाकिस्तान में भरे पड़े हुए हैं, तो हम लोगों की सबकी उम्मीदें उनसे थी, मैं तो इतना नहीं जानती थी उनके बारे में, बट आई थॉट कि ही वाज एन ओपन माइंडेड पर्सन, ही वुड हैव मेड सम डिफरेंस, मगर वो सारे पानी फेर दिया उस पे। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, ये जो मुनाफिकत चल रही है पाकिस्तान में? देखें, आपने अपना जुमला शुरू किया ये जो इमरान खान था, तो मैं तो खुश हो गया कि शायद मर गया साला, लेकिन नहीं मरा, ठीक है। पहले मैं इसके निकाह की तरफ आऊंगा। ये अभी अभी मेरे पास आया है कि जी। मौलवी का बयान है, मौलवी ने अदालत में आज केस चलाई है निकाह के ऊपर। तो मौलवी ने कहा कि पहला निकाह इद्दत के दौरान हुआ, दूसरा निकाह 30 दिन बाद हुआ, तो दूसरे निकाह के बाद पहला निकाह खत्म हो गया। मुझे पहले निकाह के 1 महीने के बाद इमरान खान ने कांटेक्ट किया कि बुशरा बीबी से मेरा निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। तो मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा उस वक्त इद्दत नहीं पूरी हुई थी। तो मैंने कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे, ये मौलवी कह रहा है अदालत में, कि इमरान खान ने कहा कि मुझे ये बताया गया था कि जितनी जल्दी निकाह करोगे इतनी जल्दी वजीर आजम बनोगे, तो इसलिए अगर मैं निकाह ना करता तो मैं वजीर आजम बनने का मेरा चांस एक्सपायर हो जाता। ये निकाह ख्वाह का बयान है अदालत में। और आप ऐसे जाहिल आदमी से उम्मीदें लगा के बैठी थी जो पेशिंग गोइयों पे वजीर आजम बनता है, ठीक है ना। देखिए, उससे मैंने पहले तो उससे कभी पहले मैं जानती नहीं थी इस वजह से। इमरान खान के ऊपर उम्मीदें नहीं रखी। मुझे याद है 2007-2008 में मैं जिनीवा गया था ना, तो वहाँ पे भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स सलमान खुर्शीद आए थे, कांग्रेस पार्टी के हैं ये। तो कैफेटेरिया में उनके साथ में बैठा था, तो बातचीत हुई, तो मुझे वो कहते हैं कि आप इतना पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपको पता है भारत में मुसलमानों के लिए मसला हो जाता है। मैंने कहा हम पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है हम पे, तो हम क्यों ना आवाज उठाएं। बोला आप एक काम करें, पाकिस्तान में एक इमर्जिंग लीडरशिप है इमरान खान की, आप उसको सपोर्ट करें। जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, उस दिन पाकिस्तान और इंडिया यूनाइटेड हो जाएंगे और पाकिस्तान इंडिया के सारे मसले खत्म हो जाएंगे। ये उनकी सोच थी जो उस वक्त भारत के कांग्रेस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स थे। मुझे पता है कई लोगों ने इमरान खान से उम्मीदें बांधी थी, मैंने कभी नहीं बांधी, क्योंकि मैंने तो 1981 से ही इससे नफरत शुरू हो गई थी, जब वो क्रिकेट में इसने पहली बगावत की थी और जावेद मियांदाद कैप्टन था, तो इसने बाकी 10 खिलाड़ियों के साथ मिलकर बगावत कर दी, काम इसकी कैप्टनसी में नहीं खेलेंगे, और फिर ये कैप्टन बनाया गया इसको। और तब से ये एक डिक्टेटोरियल, एक सेल्फिश आदमी। मालिक जी, बॉटम लाइन है कि जो आदमी अपनी बेटी को ऑन ना करे उससे आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं, जो अपनी पैदा की हुई बेटी को ऑन ना करे। अमेरिका में 30 करोड़ लोगों की आबादी है,
इमरान खान की एक्स वाइफ जो उसके 2 बेटों की माँ है, जमाइमा गोल्डस्मिथ, वो अमेरिका के 30 करोड़ लोगों में वही एक लड़की को अडॉप्ट कैसे करती है जो इसके शोहर की बेटी है, जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैं कहता हूं कि आपको शर्म से ही डूब मर जाना चाहिए। आप अपनी उस बेटी से आंखें कैसे मिलाते होगे, मुझे सिर्फ इतना को बता दे। तो उस आदमी से आप और क्या तवक्को रखेंगे, बाकी सब चीजें बेकार है। हाँ नहीं, that's something below the belt. वो तो मैं, because I have been personally experienced, मेरा तो खुद personal experience है with my ex, तो मैं यही सोचती हूँ कि how can a person do that, but I guess उनको अपनी गद्दी ज्यादा प्यारी है, and you know he knows कि अगर इस्लाम के अंदर वो आ गया तो फिर उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी। Thank you, आरिफ जी, अगर कोई last words हैं, if you want to say anything to the audience, thank you so much, आपने इतना टाइम दिया हमको, and it was amazing, you know, discussing all these things with you. थैंक यू वेरी मच खालिद जी, आपने इनवाइट किया, मेरे लिए ऑनर की बात है आपके प्रोग्राम में, और इट वाज अ गुड डिस्कशन। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी को किसी के प्रोपेगेंडा को भूल जाना चाहिए। आप आज के दौर में एक एडल्ट है ना, वो अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को एजुकेट कर सकता है। आप सोचने की आदत डालें, आप मौलवी के कहने पे या किसी के कहने पे चीज़ों को रिपीट ना करें, चीज़ों को फॉलो ना करें। आप खुद, आज आसान है, कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी है, कुछ नहीं है तो आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, उससे पूछें, वो आपको हर चीज़ बता रहा है। आप खुद अपने आप को एजुकेट करें, आप किसी आरिफ अजाकिया को ना सुने, आप किसी मालिक सरकारी को ना सुने, आज किसी तारिक जमील को ना सुने, आप खुद को एजुकेट करें। आपके पास ज्ञान का दरवाजा सबके पास खुला हुआ है, आपके हाथ में मोबाइल है जिसमें हर चीज आपको मिल सकती है। तो अपने आप को एजुकेट करें और गलत चीजों की तरफ ना जाएं। दुनिया में मामला बहुत खराब होते जा रहे हैं, इस दुनिया को जन्नत बनाएं, उस जन्नत के पीछे ना भागें जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, जो सिर्फ ख्यालों ख्वाबों में दिखाई गई है, जो नहीं देखी उसके पीछे आप इस दुनिया की जन्नत को जहन्नम क्यों बना रहे हैं। अपने इर्द गिर्द लोगों का, अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्लेदारों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें और रवादारी से काम लें। नफरत किसी चीज का हल नहीं है। जिसने नफरत की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजारनी है ना, वो जिंदगी तबाह करेगा, अपनी सबसे पहले, बाद में दूसरों की। नहीं, दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच आरिफ जी, दोबारा से आपके साथ जरूर बात होगी। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, आप सब लोगों ने यहाँ पर टाइम दिया, सब लोगों ने शेयर किया। लेट मी जस्ट एक सेकंड लगेगा, लेट मी जस्ट फिनिश ऑफ हियर। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आई वांट टू ब्रिंग मोर डिस्कशंस लाइक दिस। जो लाइव शो कर सकते हैं हमारे गेस्ट, उनको मैं लाइव लेकर आऊंगी। जो नहीं कर सकते उनके साथ रिकॉर्डेड इंटरव्यूज होंगे। आप मुझको कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि हाउ डू यू लाइक दीज डिस्कशंस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है देन मेरी जो रोस्टिंग कॉमेडी वगैरह होती है, तो इसी वजह से आपको मैं एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग, अब ये जो इंटरव्यूज वगैरह हैं ये दूसरे चैनल पे मैं अपलोड करूंगी, बिकॉज आई थिंक इट्स बेटर इफ आई कीप दीज टू थिंग्स काइंड ऑफ सेपरेट, राइट। सो वहां पर जाकर मेरा जो बैकअप का चैनल है उसको प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर जो है आई एम पुटिंग ऑल दीज इंटरव्यूज इकट्ठे वहां पर होंगे ताकि एक जगह पर हो। सो लेट मी जस्ट शेयर दिस क्विकली विद यू बिफोर आई गो। एंड आई अपोलोजाइज, ये मुझको 2-3 दिन पहले करनी थी मगर मेरी तबीयत जरा ऊपर नीचे चल रही थी। सो ये महाली सरकारी बैकअप चैनल है, यहाँ पर जाकर मैं लिंक दे देती हूँ आपको। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ये जो बाद में ये वीडियो यहाँ पर भी डल जाएगी, सो यू गाइस कैन वॉच इट अप हियर। देयर यू गो, नीचे लिंक दे दिया है, तो लिंक पे जरूर बताइएगा। एनीवेज, अगर आप बाद में ये देख रहे हैं तो प्लीज डू लेट मी नो कि आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा, ऐसे शोज आपको कैसे लग रहे हैं, शुड आई ब्रिंग मोर गेस्ट्स। और फ्राइडे नहीं, मंडे आई हैव, क्योंकि हमारा शो होगा फ्राइडे और मंडे को। सो फ्राइडे आई एम ट्राइंग टू गेट अ गेस्ट विद मी, अगर नहीं होगा तो वी आर जस्ट गोना डू आवर बेलगाम शो। इफ नॉट, मंडे हमारे पास एक और गेस्ट हैं जो आ रहे हैं हमारे साथ, तो मेक श्योर कि आप अपने कैलेंडर में मार्क डाउन करें कि नेक्स्ट मंडे जो है वो 17th है, उस दिन हमारे साथ एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग शो। एनीवेज गाइस, जितने भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया,
ज़क़ौम ने यहाँ पर लिखा है क्या अल्लाह एंड जिब्राइल मोहम्मद के साथ ही मर गए? आई हैव नो आइडिया। उसके अलावा जो दूसरी सुपर चैट्स आई थी हमारे पास उनको भी हम रीड कर लेते हैं बिकॉज़ आई नो आई काइंड ऑफ इग्नोर्ड द सुपर चैट्स। ये रही स्टार्ट। ओके। क्या इस्लाम कहाँ गया? यार क्या कर रहे हो? हैंग ऑन। क्या इस्लाम में सेक्स ट्रेडिंग लीगल था? जी, इन द बैक इन द डेज लीगल था और अभी भी लीगल ही होगा चंद लोगों के लिए। आई डोंट नो। ओके नगिंदर, एनी लास्ट वर्ड्स? नहीं नहीं, मेरा तो बस यही है। हम एक सीरीज और बाकी बैकअप चैनल में मैं ये डाल दूंगा, तो उसको भी लोग शेयर करें, कम से कम 1000 तो पूरे करें। और वहां पे भी, क्योंकि अभी इस चैनल को अगर कुछ हुआ, मतलब अब जानते हो कि मोमिन चुप तो बैठने वाले हैं नहीं किसी तरह, और बहुत से लोग खड़े हो गए हैं जो कि अपनी तरफ के, खैर मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो भी चुप नहीं बैठेंगे। तो आप बैकअप चैनल भी आप कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको भी मोनेटाइज कराने में मदद करें। हाँ नहीं, वो जरूरी नहीं है मोमिन इतने नहीं जितने अब जो दूसरे लोग हैं खामखाई की जिन्होंने पंगे लिए हुए वो ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं। आई रियली डोंट केयर क्योंकि हमें पता है कि हमारा फोकस कहाँ है और फोकस वहीं रहना है कि वी टॉक अबाउट द इश्यूज that are affecting Pakistan and the religion of Islam. We talk about it. So please जाकर ये सारे channels जो है सब्सक्राइब कीजिए. I'm also going to be, I know मैं कहती रहती हूँ मगर I am going to be posting more English videos as well. और मैं इसी तरह से चंद ऐसे गेस्ट्स हैं जो इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेल नोन पर्सनालिटीज इनको मैं लाना चाहती हूँ एंड आई विल ब्रिंग देम ऑन माय इंग्लिश चैनल क्योंकि व्हाई नॉट, राइट? अगर वो इंग्लिश बोल सकते हैं तो उसके साथ दोनों शोज कर सकते हैं हम, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और फिर मिलते हैं हम फ्राइडे को। ओके, बाय।